जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रियल इंग्लिश ए टू जेड का पार्ट 8 कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी गाना गाता हुआ आ रहा था, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। बिल्कुल सही बात है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। जो आपको पढ़ना था, इससे पहले जो सीरीज कवर हो रही थी वो इसके बेस के लिए हो रही थी, ताकि इसका बेस समझाया जा सके। आज हम इसके ही बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ना। आज हम आपको बताएंगे। आप छूटते ही आप बोलोगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है। मैंने आपसे पूछा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या, बोलो सर ताते आता है। मैं आपका ये भ्रम ही दूर कर दूंगा, ये होता ही नहीं है। ताते हर वक्त नहीं होता। 99% केसेस में काम आता है, लेकिन 1% केस भी तो कुछ है उसमें। ताते होता ही नहीं है ऐसा कुछ। क्या है वो केसेस? जैसे मैंने आपको बोला मैं तुमसे राजी हूं, राजी हूं, तातेती तो है ही नहीं, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दोनों को नाम सेम ही बोला जाता है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही होता है। इंडेफिनिट को हम सिंपल ही बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को कमेंट करके बताओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं। इंडेफिनिट, डेफिनेट मतलब निश्चित, जिसमें निश्चित ना हो। क्या नहीं है निश्चित, क्या है क्या नहीं, मुझे ये आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने इसे पिछले वाले पार्ट 5 में कवर करवाया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, यानी इंडेफिनिट ही हम क्यों बोलते हैं इसे, ये मैंने आपको बता रखा है, तो आपको अब बताना है मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखो, मैं आपको डायरेक्ट रूल पे नहीं ले जाऊंगा, रूल से पहले थोड़ा सा एडवांस। आप बोलो सर बेस तो क्लियर करवाओ। सुनो, बेस मैं अच्छे से करवाऊंगा, लेकिन याद रखना मैं कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज कवर करवाने वाले, ऐसे चीजें कवर करवा रहा हूं जो एडवांस ही समझो तो बेहतर है। यानी जो एडवांस सीखना चाहते हो वो ध्यान से देखो। पहले भी मैं बता चुका हूं, ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जिन्हें इंग्लिश आकर भी नहीं आती, यानी कहते हैं मैंने सब पढ़ लिया ओवरऑल फिर भी इंग्लिश नहीं आ पा रही, उनके लिए। तो आज हम पहले एडवांस सीखेंगे। चलो सीखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में तातेती, ये बेसिकली पता लगाने का तरीका। जैसे मैं खाता हूं, वह दिल्ली जाती है, वह स्कूल जाता है, तातेती लास्ट में आ रहा है। वो खेलते हैं, वो नहाते हैं, तातेती आ रहा है, तो हम क्या बेसिकली समझ जाते हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो जरूरी नहीं ये सारा हो, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड, यानी जो पुराना मेथड है टू आइडेंटिफाई है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए हम तातेती का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी में और क्या होता क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये क्या होता है एक्सप्रेस, ये क्या करता है एक्सप्रेस करता है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब जो हैबिट में हो। जैसे हैबिट मतलब जो रिपीट होता रहो कुछ टाइम के बाद, ये नहीं बोलेंगे डेली एक्शन। डेली एक्शन मतलब जो डेली हो भी सकता है वो डेली, लेकिन जरूर नहीं है डेली मतलब रोज रोज हो, एक हफ्ते में हो, तो उसे क्या बोलेंगे। ये क्या करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या होता है ये एक्सप्रेस करता है हैबिचुअल एक्शन को, यानी जो रिपीटेबल एक्शन हो। जैसे ही ड्रिंक्स टी, वो चाय पीता है। आई गो टू द स्कूल एवरी डे, ये डेली एक्शन है, मैं रोज जा रहा हूं, लेकिन एवरी डे नहीं लगाता आई गो टू स्कूल। और मान लो अगर पेपर में जाता हो तो आई गो टू स्कूल वंस अ वीक, मैं वीक में हफ्ते में एक बार जाता हूं, तो ये डेली में नहीं आ जाता। इसलिए हमने रिपीटेबल एक्शन कह सकते हैं, रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो। तो रिपीटेबल एक्शन के मैंने एग्जांपल दिए 3। ही ड्रिंक्स टी, आई गो टू स्कूल एवरी डे, डॉग बार्क्स। लड़के क्या करते हैं यहाँ पे उल्टा काम कर देते हैं। क्या करते हैं SEIS पढ़े रहते, इतना कंफ्यूजन हो जाती है उनमें कि वो क्या करते हैं डॉग बार्क्स कर देते हैं। गलत है भाई, वो कैसे गलत है, वो थोड़ी देर बाद में ऐसे और ES का जब पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा क्यों सही है क्यों गलत है। अभी बस आप इतना सीखो रिपीटेबल एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ये हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और भी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखो हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी रिपीटेबल, जो रिपीट हो। हैबिट का मतलब क्या होता है जो बार बार रिपीट हो, आदत हो। तो जैसे ही ड्रिंक टी, वह चाय पीता है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल रोज जाता हूं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। आगे जैसे यूनिवर्सल फैक्ट के लिए देखो, इसकी यूज पढ़ा रहा हूं मैं कि कौन कौन सी यूज है। पहले पढ़ा दिया
हैबिचुअल एक्शन के लिए। अब पढ़ते हैं यूनिवर्सल फैक्ट। कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट हो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। जैसे द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब लोग सर ये द क्यों लगाया, बड़ा एम क्यों लगाया, ये सब ए एंड द आर्टिकल होते हैं जो मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, तो वो इनफ है ये चीज समझने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पुरानी वीडियोस देखो, दोबारा सुन लो, बस अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज पढ़ रहे हैं एक ही टॉपिक के बारे में डीपली पढ़ते तो बेहतर रहेगा, ठीक है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो चंद्रमा है वो अर्थ, ये अर्थ लिखा, सॉरी, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो अर्थ हमारी धरती है उसके चारों ओर रिवॉल्विंग करता है, चक्कर लगाता है। कौन? मून, चंद्रमा लगाता है, इसलिए उसे उपग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसमें रिवॉल्व्स आ रहा है। रिवॉल्व्स है क्या? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बताने के लिए। कैसे आया मैं अभी बहुत अच्छे से बता दूंगा, बस आप अभी एडवांस पढ़ो। एडवांस पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कहां कहां बच्चा कंपटीशन में फंसता है, तो वो चीज पढ़ाने के लिए पढ़ो ध्यान से। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अच्छे से। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मैं यहां सेंटेंस लिखवा रहा हूं ये वेल नोन है, अच्छे से कॉमन सेंटेंस है जो बोले जाते हैं, बार बार सुनने में आते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इन चीजों को रट ले। जो भी सेंटेंस बोल दिया उसे 10 बार रट ले कम से कम। क्यों रट ले? ये हर जगह काम आने यार, यही काम आने हैं, ठीक है। तो आप रट लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो अपने आप धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, एक्सपीरियंस आता जाएगा इंग्लिश का, आपको अपने आप आएंगे। तो शुरू करते हैं। क्या मैंने बोला? एक तो एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, हैबिट के एक्शन को बचाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। और यूनिवर्सल फैक्टर, जो पूरे यूनिवर्स, पूरी दुनिया में सेम फैक्ट है। ऐसा तो नहीं ना मैंने बोलता कोई साइंटिस्ट बोल रहा है कि जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, तो हम बोल रहे नहीं, मून जो है वो तो हमारा चक्कर लगा रहा है, मून जो है वो तो बाल्टी का चक्कर लगा रहा है। अरे भाई हमारी धरती का चक्कर लगा रहा है, ये एक फैक्ट है। तो अगर यूनिवर्सल फैक्ट की बात की जाए उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। या फिर दूसरा एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं सन ईस्ट में, पूरब से राइज होता है यानी उगता है, तो उदय उसका पूरब से होता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट गिव्स अस अ लाइट। मैंने क्या बोला? इट गिव्स अस लाइट, ये हमें रोशनी देता है। फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट, रोशनी देता है। तो मैंने बोला देख रहे हो कि हाँ, हर जगह ध्यान से देखो तो SEIES लग रहा है, यानी क्या है ये? राइजेस, गिव्स, ये क्या है? ये शो कर रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे है अभी मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, लेकिन बस अभी इतना समझो कि यूनिवर्सल फैक्ट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है। मेरी बात पे विश्वास करो, आपको पहले एडवांस ही पढ़ना है। बार बार कंफ्यूजन मत रखो कि आपको आगे वाले पढ़ने हैं। पहले एडवांस पढ़ो फिर हम सिंपल पढ़ेंगे। सिंपल पढ़ेंगे तो डाउट क्लियर करेगा, आपको यूज के बाद समझ में आया क्या मक्खन क्या चीज आई है हमारे हाथ में, ठीक है। तो समझो। अच्छा, मैं ये दो चीज तो ऐसी बता दिया, एक्सप्रेस हैबिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू यानी हैबिचुअल हैबिट को, एक्शन को प्रेजेंट करता है, या फिर यूनिवर्सल फैक्ट को। मेन तो ये है जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या है देख लो ना। वही बात है कि मैंने बोला जैसे मैं तुमसे राजी हूं, मुझे भगवान पे भरोसा है, तो इसमें क्या है? इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पर क्यों है, क्या यूज है, उसको हम अब डिटेल में देखते हैं। क्या देखते हैं, बस इतना याद रखो, ये ताते तीजे का कॉन्सेप्ट है वो गलत है, वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, पूरी तरह गलत नहीं है लेकिन कुछ हद तक गलत है। तो इस गलत चीज को सही बनाने के लिए हम 4 कैटेगरी में कुछ वर्ब होते हैं उनको डिवाइड करते हैं और फिर सीखते हैं। तो सीखते हैं 4 कैटेगरी ऑफ वर्ब। वर्ब तो बहुत कैटेगरी, आप बोलोगे 5 कैटेगरी, V1 V2 V3, वो नहीं पढ़ा रहा। कुछ अलग तरीके की कैटेगरी होती है 4 टाइप की, वो पढ़ लो आप। कौन कौन सी होती है? अब देखो, जहां भी कैटेगरी आ गई, विदाउट थिंकिंग व्हाट इफ कुछ भी, क्या कैसे, कुछ सोचना ही नहीं, सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देना अगर मैं पढ़ा रहा हूं और इन वर्ब में कोई वर्ब आ जाए, ठीक है। जैसे मेक इट प्रेजेंट सिंपल, यानी बिना व्हाट इफ सोचे हुए बिना इसे प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट कर दो। क्या है ध्यान से देखो, पहली वर्ब की कैटेगरी कौन सी है? इमोशनल स्टेट्स वर्ब। इमोशनल स्टेट्स वर्ब मतलब जहां इमोशंस के बारे में आए, जैसे लव, थिंक, लाइक, लव, लाइक, डिसलाइक, होप, वांट, विश, डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा। मैंने क्यों बता दिया अब आपको, आप बोलोगे सबकी हिंदी नहीं बताई।
मेरे को ऐसा लगता है कि आपको सबकी पता होगी, जिसकी नहीं पता मैं उनकी ही बताऊंगा। ठीक है, कोशिश करना कि इंग्लिश क्लास को इंग्लिश की तरह सीखो, ये नहीं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरह सीखो। ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं लेकिन कोशिश करो इंग्लिश की हैबिट डालो अपने ऊपर। ये नहीं सर आपने तो आधे से ज्यादा इंग्लिश में ही लिख दिया और पढ़ा आप हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए तो हिंदी भी लिखो ना साथ में। जहां पे हिंदी की जरूरत होगी मैं हूं ना, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। तो अभी बस इतना सीखो। इमोशनल एक्सचेंज वर्ब जो 4 कैटेगरी में से एक कैटेगरी है, इसमें कौन कौन सी वर्ब आती है? लव, लाइक, डिसलाइक, होप, वांट, विश, डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा। जैसे मैंने आपको इससे पहले नो एक्शन सेंटेंस भी पढ़ाए हैं। नो एक्शन सेंटेंस जैसे मैं घर में हूं, आई एम एट होम, तो इज एम आर का यूज करके बन जाता था। उससे थोड़ा अलग है ये, तो इसे सीखना जरूरी है। जैसे मुझे वह पसंद है, मैंने एक सेंटेंस बोला मुझे वह पसंद है। अब इसमें बोलोगे वह मुझे पसंद है, कुछ नहीं, पसंद को लाइक बोल देंगे और बचा क्या? मुझे पसंद है, कुछ कर तो ना रहा पसंद। तो यहां बोलोगे सर आपने पढ़ाया था नो एक्शन टेंसेस, तो नो एक्शन टेंस हम यहां बना देते हैं। आई एम लाइक, लाइक लड़की है तो हर बोल देंगे, लड़का है तो हिम बोल देंगे। तो आई लाइक, आई एम लाइक बोलो, गलत है ये। क्यों गलत है? मैं पढ़ा तो रहा हूं, क्यों गलत है? इमोशनल स्टेट्स वर्ब है ये, कौन सा? पसंद को क्या होता है? लाइक। तो यहां क्या करेंगे, इसका तो मीनिंग समझो। वह है मुझे वह पसंद, यानी मैं उसे पसंद करता हूं, मैं उसे पसंद करता हूं। ये हिडन है, यानी छुपा हुआ जो सेंस है। सेंस समझो, सेंस रोबोट तो हो नहीं तो सेंस कर सकते हो। मुझे वह पसंद है को हिडन यानी अंदर से छुपा हुआ क्या है कि मैं उसे पसंद करता हूं। ताते थी आ गया, लेकिन वो हिडन है, सेंस की वजह से आएगा। सेंस का आपका यूज होना है, बहुत जगह होना है। आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब आपको बोलूंगा सेंस का यूज करो। तो ह्यूमन बन के रहो, मशीन नहीं कि सर रट लिया रूल रूल रूल। हर जगह रूल नहीं, सेंस भी, दिमाग भी काम आना। दिमाग भगवान ने इसीलिए दिया है, यूज करो उसको। ये नहीं क्या कंप्यूटर की तरह फिट करते जाओ अपने अंदर डाटा 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 का कुछ नहीं होना। एनालिटिकल थिंक करो, अपना सोचने की पावर बढ़ाओ। तो मैंने बोला मुझे वह पसंद है, इसका मतलब क्या है? मैं उसे पसंद करता हूं। ताते थी आ गया ना, इसलिए इसे ये नहीं बोलेंगे आई एम लाइक हर, आई एम लाइक हिम, नहीं ना। आई एम लाइक की जगह देखो यहां पे भी कंफ्यूजन, पहले ये सीख लो फिर उसके बाद बताता हूं। आई एम लाइक हर या आई एम लाइक हिम की जगह हम बोलेंगे ना ही हम ये बोलेंगे ही इज लाइक, शी इज लाइक। बोलेंगे वह मुझे वह पसंद है बोलना है तो वह को ही बोलते थे, ही इज लाइक, शी इज लाइक। ये भी गलत है। क्या बोलेंगे? आई लाइक हर, आई लाइक हिम, आई लाइक इट। आपने अब बोलोगे हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो मैंने सुन रखा है ना। आज सीख लो कैसे बन रहा है। आई लाइक हर, आई लाइक हिम, ठीक है। अच्छा एक चीज और सिखा देता हूं, आई होप आपको क्लियर होगा। इमोशनल स्टेट्स वर्ब क्या होती है? वो वर्ब जिसमें इमोशंस का यूज हो और वो ना लगे कि नो एक्शन में जा रहा है, लेकिन नो एक्शन में जाके ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे है? क्योंकि उसका सेंस समझना पड़ेगा कि वो सेंस बता क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद ये बना पाएंगे। इसलिए ही भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, ठीक है। मुझे तुमसे नफरत है, मेरे को क्या बोलना है? मुझे तुमसे नफरत है। अरे ताते थी तो आया ही नहीं, नफरत ताते थी तो लास्ट में है ही नहीं। सेंस समझो भाई, मुझे तुमसे नफरत है, क्या मतलब क्या है? मैं आपसे नफरत करता हूं। ताते थी आ रहा है लेकिन छुपा हुआ है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? आई हेट यू। अरे सर मैंने तो सुन रखा है 10-10 बार आई हेट यू, आई हेट यू। पता नहीं कितनी लड़कियां कहती रहती है। सही बात है, कैसे कहती हैं? आज वो टेंस के माध्यम से सीखो आप। मुझे नफरत, मैं तुमसे नफरत कर, मैं तुमसे, मुझे तुमसे नफरत है ये बोल रहा है, तो इसका सेंस क्या कह रहा है? मुझे तुमसे नफरत है, इसका सेंस कह रहा है मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो आई हेट यू सिंपली, ठीक है। इसके अलावा मैं यह चाह रहा हूं कि ऐसा हो जाए, जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं कि मैं, भाई तू चाहता क्या? तो हम बोलते हैं कि मैं ऐसा चाह रहा हूं कि ऐसा हो जाए, तो वही चीज बोल रहा हूं कि मैं ऐसा चाह रहा हूं। अब देखो आप रहा रही, आप बहुत पढ़ते हो, गलत कॉन्सेप्ट है वो कि रहा हूं रही हूं कंटिन्यूअस में आ जाए, कंटिन्यूअस टेम्परेरी वर्ब। लेकिन यहाँ क्या परमानेंट में आ जा रहा है कुछ। जैसे कहने का मतलब क्या है? मैं यह चाह रहा हूं कि ऐसा हो जाए। इसमें चाह रहा हूं ना, ये कॉन्टिन्यूअस में ना जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। आई वॉन्ट शो, मैं ऐसा चाहता हूं। चाह रहा हूं का मतलब क्या? मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा हो जाए। सेंस समझो ना, बार बार सेंस पे बात आ जाती है। आई वॉन्ट शो,
आई डिजायर शो, यही बोल सकते हो, वांट, डिजायर, विश, कुछ भी बोल सकते हो, चाहने को कुछ भी बोल सकते हो। आई वांट शो, मैं ये चाहता हूँ। आई डिजायर शो, मैं ये चाहता हूँ। आई विश, मैं ये चाहता हूँ। कुछ भी, विश, डिजायर, वांट, कुछ भी लगा सकते हो। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन, सर आई गो देयर, मैंने बोला एक सेंटेंस बोला, सर आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। ठीक है सर, मुझे कैसे पता चलेगा अगर किसी ने लिख दिया आई गो देयर, मतलब वह लड़का है या लड़की है? आई तो लड़की बोल सकती है आई गो देयर, लड़के ने बोला आई गो देयर, तो फर्क कहां से करूं? अरे भैया, फर्क आप प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप कर लोगे। कैसे कर लोगे? जैसे बोला आई गो देयर, मैं लिख के छोड़ के चला गया, मैं वहां जाता हूं। तो अगर किसी ने पढ़ा, तो कहने का मतलब क्या, पढ़ेगा कौन उस चीज को? वही ना जो आपके बारे में जानता हो, वही तो आप उसी के लिए लिख रहे हो, यानी वो आपको जानता है। तो उसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं। जैसे मैंने क्या बोला कि आई लाइक, आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी लड़के ने बोला मैं उसे पसंद करती हूँ, तो आई लाइक, जैसे सिर्फ आई लाइक बोलना, आई सिर्फ पहचानना है। तो अगर मैं बोलूंगा आई लाइक, यानी मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट पर्सन हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। अगर मैं बोल ही रहा हूं, तो सुनने वाले को तो सामने दिखाई दे रहा है ना मैं कौन हूं। समझ रहे हो? आइडेंटिफाई अपने आप प्रैक्टिकल लाइफ में हो जाएगा। ठीक है, ये आई का मतलब, आई का मतलब लड़का ही बोल सकता है, लड़की बोल सकते हैं। कैसे डिफरेंस करना है वो चीज बताया मैंने आपको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बार बार मैं थोड़ा सा इसलिए हट जाता हूँ कि भाई आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। पहला मैंने पढ़ा दिया इमोशनल स्टेट्स वर्ब। अब हम नेक्स्ट वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन या कॉग्निशन। परसेप्शन मतलब भाव, अनुभूति हो रहा है, किसी चीज का बोध होना। ठीक है, परसेप्शन मतलब किसी चीज का बोध हो रहा है। जैसे शी, देखना, हियर, सुनना, फील करना, टेस्ट करना, स्मेल, गंध आना, यानी खुशबू आना, कुछ भी गंध आना। तो ये सब क्या है? सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल, ये है क्या? वर्ब ऑफ परसेप्शन या कॉग्निशन है, जहां पे किसी चीज की अनुभूति हो। जैसे मैं आंखों से देखता हूं, अब बोलोगे यूनिवर्सल फैक्ट है भाई, सभी आंखों से देखते हैं, कोई पैर से तो ना देखता, सभी आंख से देखते, सही बात है। इसे ऑटोमेटिक एक्शन कहते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक दिखता आंख से ही है। ठीक है, तो दूसरा नाम इसे ऑटोमेटिक एक्शन कह देते हैं। इसे इंग्लिश में तो बोलेंगे आई सी विद माई आईज। ताते आ रहा तो साफ साफ पता चल गया, लेकिन ये किस तरीके के यूज हो रहे हैं इसलिए मैंने बताया। ये नहीं बोलोगे कि सर हर बार मेरे को वही एग्जांपल दो जिसमें ताते नहीं आ रहा हो। मतलब वो आपको सेंस के लिए बता दिया कि कहीं पे ना आए तो कैसे पहचानना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो आई सी विद माई आईज। अब देखो, आप बोलोगे सर मैं आंखों से देखता हूं, मैंने ये बोला आई सी विद माई आईज, मैं अपनी आंखों से देखता हूं, ये थोड़ा बोला मैंने हिंदी में, मैंने बोला मैं अपनी आंखों से देखता हूं। तो ये कॉमन सेंस है भाई कि मेरी आंखें होंगी ना अगर मैं देखता हूं, तो आई सी विद माई आईज बोल सकते हैं। और ना चाहो तो ना भी बोलो, आई सी विद आईज, आई सी विद आईज, ये नहीं बोल सकते। जरूरी नहीं है, आपका मन करे तो माई आईज लगाओ, ना तो ना लगाओ, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं नाक से सूंघता हूं, अरे दुनिया क्या मुंह से सूंघती है, दुनिया क्या हाथ से सूंघती है? सभी नाक से सूंघते हैं, ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है। और ऑटोमेटिक एक्शन है, वर्ब ऑफ सूंघना क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन है, किसी चीज का बोध हो रहा है, अनुभूति हो रहा है। तो वहां क्या है? फील आ रहा है ना, टेस्ट, स्मेल आ रही है। तो यहाँ क्या है? सूंघने को क्या है? स्मेल। तो ये क्या है? परसेप्ट हो रहा है, कोई चीज बोध हो रही है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई स्मेल विद माई नोज। अब फिर बोलोगे माई नोज क्यों लगाए? मर्जी है ना, मत लगाओ आप, मैं लगा रहा हूं, थोड़ा सा सही लगने लगता है इसलिए मैं लगाता हूं, आई स्मेल विद माई नोज। ठीक है, नहीं लगाओगे तो कोई नहीं है जो बोलेगा गलत है। ठीक है, अब थर्ड टाइप के वर्ड, दो कैटेगरी को हमने पढ़ लिया, अब थर्ड कैटेगरी को पढ़ते हैं, वर्ब ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट, जहां पे मेंटल स्टेट लगभग लगभग परमानेंट टाइप की हो जाती है। जैसे रखता है, बना है, इस टाइप के वर्ब। इसमें कौन से 4-5 वर्ब होते हैं? ये सारे याद करने वाली पॉइंट है जो आपको कंपटीशन में कॉम्पिटिट करने में काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन चल रहा है। 4000 फॉर्म निकलते हैं तो 4 लाख बच्चे भर देते हैं, अगर इतने ज्यादा भरे तो इतने और पता नहीं कितने गुना बच्चे भर देते हैं। तो भाई वहां आपको छाटा जाएगा। तो छटनी क्या होती है? बच्चे ये मैक्सिमम पढ़ लेते हैं अच्छे से, ये पढ़ो ना, यही तो आपका सिलेक्शन करवाएगा। तो ये पढ़ो। वर्ब ऑफ परमानेंट मेंटल एक्शन कौन कौन सी होती है? एग्री, डाउट, अब ये नहीं बोलो डाउट, बी साइलेंट, एग्री, डाउट, बिलीव, डिफर, रिमेंबर, फॉरगेट, थिंक, अंडरस्टैंड, ये 4-5 वर्ब है। अब बोलोगे सर
क्या बताऊं मैं, कैसे याद रखूं भाई, थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा, फैक्ट है ये, बस यूज है, जान लो। आपको कंपटीशन में बैठना है, एक बच्चे से आगे निकलना है। बच्चे से आगे कब निकलोगे, जब एक्स्ट्रा करोगे। मेहनत तो दुनिया करती है, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करना है। अगर आप सबकी तरह देखो, वही है कि एक बात आपने सुना होगा कि यदि आप जो लोग करते आ रहे हैं वही करोगे तो लोगों को जो मिलता आ रहा है वही मिलेगा, और आप थोड़ा हट के करोगे तो वही मिलेगा जो अभी तक किसी को नहीं मिला, कुछ हट के मिलेगा। तो भाई ये मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो बस। तो मेहनत का मतलब क्या है, ये वर्ब याद कर लो, एग्री, डाउट, बिलीव, डिफर, रिमेंबर, फॉरगेट, थिंक, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल बोला, मैं तुमसे राजी हूं, मैं तुमसे राजी हूं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, इसे ये नहीं बोलूंगा राजू कुछ करते हो ना, आई एम एग्री विद यू, गलत है ये। आई एम, ये एग्री नहीं, एग्री तो सही है, यहाँ पे ये एम नहीं लगेगा। मैं तुमसे सहमत हूं, इसमें एम नहीं आना, सीधी सीधी बात। आई एग्री विद यू, ये नहीं बोलोगे मैं तुमसे राजी हूं बोलना हो, तो यहाँ ये नहीं बोलोगे आई एम एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, इतना बोलना है बस। मैं तुमसे राजी हूं को इंग्लिश में आई एम एग्री विद यू नहीं बोलकर एम हटा के बोलेंगे आई एग्री विद यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे भगवान पर भरोसा है, यानी सेंस समझो ना, बार बार सेंस की बात आ जाती है यार। मैं भगवान पे भरोसा करता हूं, भरोसा है मतलब। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम बिलीव इन गॉड, नहीं आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड, बस इतनी सी बात बोलना है। धीरे रट लो, मैंने शुरू में भी बोला रट लो, ये सारे सेंटेंस बार बार काम आने हैं। ठीक है, मुझे तुम पर शक है, मुझे तुम पर शक है, कोई ये थोड़ा कि आज है कल नहीं होगा, कुछ परमानेंट नहीं है, तो ये परमानेंट मेंटल में जा रहा है, मेंटली परमानेंट स्टेट आ रही है, तो इसीलिए इसे कैसे बोलेंगे, ये मुझे तुम पर शक है, तो इंग्लिश में आई एम डाउट ऑन यू नहीं बोलेंगे, आई डाउट ऑन यू, आई डाउट ऑन यू। ठीक है, यहाँ ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तुम अपने पापा से अलग हो, मतलब नहीं कि आप यार अलग हो अपने पापा से, पापा क्या नेचर के, तुम्हारा क्या नेचर है, तो उसी टाइप का कुछ सेंटेंस बोलना हो तो क्या बोलूंगा, जैसे मैंने अभी एग्री बता दिया, डाउट बता दिया, डिफर के बारे में बोलना हो तो क्या बोलूंगा, जैसे तुम अपने पापा से अलग हो, यू डिफर फ्रॉम योर फादर, यू डिफर थोड़ा अलग हो अपने फादर से, ये नहीं बोलोगे यू आर डिफर फ्रॉम योर फादर, यू डिफर फ्रॉम योर फादर, यही राइट सेंटेंस है। अब एक चीज और, वेरी वेरी आईएमपी, ये सेंटेंस है बस। एक चीज और का मतलब ये नहीं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जो चीज बताया है ना, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आ चुका है, इसलिए अच्छे से याद कर लेना, यू डिफर फ्रॉम योर फादर, बस इतना सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं समझ रहा हूं, जैसे मैंने बोला यार बातों को समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, अगर मैंने ऐसा कुछ सेंटेंस बोला तो मैंने बोला समझ रहे हो, तो आप बोलोगे यस सर मैं समझ रहा हूं। अब लोग ये सुने कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये गलत है, आई अंडरस्टैंड, क्या बोला है, आई अंडरस्टैंड, यानी मैं समझता हूं जो आप बता रहे हो, समझ रहे हो कहने का मतलब, सेंस पकड़ो, सेंस। तो मैंने क्या बोला, मैं समझ रहा हूं, इंग्लिश में रहा रही हूं, तो ये नहीं आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाएगा बाबू, पढ़ो क्या है ये, अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, बस क्या बोलोगे, ये आई लिखा है, आई आई अंडरस्टैंड, ये छोटा आई नहीं होता है, ऐसे बना देते हैं आजकल, तो वही आई लिखा है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, बस इतना सा, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे यार समझने की कोशिश करो ना यार, प्रॉब्लम बहुत है यार, आई एम अंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं बोलते मैं समझ रहा हूँ, बोलते हैं आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो इन वर्ब को भी याद कर लेना, ये क्या है, वर्ब ऑफ परमानेंट मेंटल स्टेट्स, जहां पे मेंटल स्टेट परमानेंटली टाइप के हो जाते हैं, डाउट आने लगता है या फिर कुछ ज्यादा ही एग्री होने लगता है, इस टाइप के वर्ड, ध्यान से देखो, बार बार आपको याद हो जाएगा, भूलने लग जाना, इस टाइप के वर्ड। अब फोर्थ कैटेगरी पढ़ते हैं, फोर्थ कैटेगरी कौन सी है, स्टैटिक टाइप ऑफ वर्ब। स्टैटिक, स्टैटिक नाम से समझ में आ रहा है, जैसे मोशन में तो गति में, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्थिर, रुका हुआ, तो वर्ड समझो, कंटेन्स, बिलोंग्स टू, ये सारे क्या है, वर्ब है, जो आपको याद करनी, सिंपल सी सारी याद कर लेनी, क्योंकि कंपटीशन बैठना है, कंपटीशन में अगर आप याद करनी या कॉन्सेप्ट को याद करने बैठ गए तो बहुत देर लग जाएगी। कुछ चीज होती है फिंगर टिप्स होनी चाहिए, यानी हाथों पर रटी होनी चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट, तो वही चीज है
कौन से वर्ब याद करना, कंटेन्स, बिलोंग्स टू, सीम्स, हैव, रिजेंबल, कंसिस्ट ऑफ, ओन, पोजेस। कुछ नहीं है, देखते जाओ। कंटेन्स, जैसे कंटेन्स मतलब रखना, जैसे कोई ग्लास, ग्लास के अंदर पानी, तो ये कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो कंटेन कहाँ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे पानी को आप काउंट ना कर सकते, चीनी को काउंट ना कर सकते, तो यहाँ क्या आएगा, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। यूज सी मतलब अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल वर्ब बोल सकते हो, ठीक है। तो अनकाउंटेबल, सी फॉर काउंटेबल और यू फॉर अन, तो अनकाउंटेबल चीज के लिए क्या लगा देंगे हम, कंटेन्स। जैसे इस जग में बहुत पानी आता है, इस जग में बहुत पानी आता है, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा दिस जग कंटेन्स, दिस जग कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ वाटर, दिस जग कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर, पानी बहुत सारा रखता है ये जग, ठीक है। उसी तरह मैंने बोला बिलोंग्स टू, अगर बिलोंग्स टू बोलना हो तो देखो, जैसे बिलोंग्स टू, पोजेस, ओन, ये सारा क्या है, यहाँ पे अधिकार का फील होता है। ऐसा फील होता है जैसे कुछ राइट, अधिकार हो अपना, जिस दूसरे पे अधिकार जमाना किसी चीज पे। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेना, एक एग्जांपल से आप समझ लेना, ये पेन मेरा है, तो आपको पता होगा मतलब बच्चा ये मेरा तेरा करने वाला, तो ऐसे नहीं बोलते दिस इज माय पेन, ये नहीं बोला जाता, बच्चों वाला काम होता है। सही है सेंटेंस हालांकि, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे दिस इज माय पेन। क्या बोलना है, आई ओन दिस पेन, आई ओन दिस पेन, यानी इस पेन को, ये पेन मेरा है, ठीक है। या फिर क्या बोलोगे, आई बिलोंग्स टू दिस, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, मेरे से बिलोंग करता है। या बोलो ये नहीं दिस इज माय पेन, क्या बोलोगे, आई ओन दिस पेन, या दिस पेन बिलोंग्स टू मी, आई ओन दिस पेन बिलोंग्स टू मी। या फिर और देखो क्या मैंने क्या बोला, कंसिस्ट ऑफ भी हो सकता है। कंसिस्ट ऑफ मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, कंसिस्ट मतलब बना होता है, बना होना, रियल में ये होता है। जैसे इट कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट, लाइक इट इज कैप, इट इज कुछ भी नाम होगा इसका, फिर इट इज दैट, इट इज दिस, इट इज दैट, तो क्या अलग अलग, कंसिस्ट ऑफ मतलब बना हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो किस तरीके से यूज होगा, कंसिस्ट ऑफ काउंटेबल के लिए जैसे गिन सकते हो, जैसे मेरे पास 20 कार है, तो कार को गिन नहीं सकते, गिन सकते हो, तो ऐसी चीज के लिए क्या बनाओगे आप, कंसिस्ट ऑफ का यूज करोगे। जैसे इस कमरे में, मैं हमेशा बार बार बता रहा हूँ, जो सेंटेंसेस का यूज कर रहा हूँ ये मोस्ट कॉमन सेंटेंस है, जो कहीं ना कहीं आ ही जाते, तो रट लेना अच्छे से। कंसिस्ट ऑफ, जैसे इस कमरे में बहुत से लोग आते हैं, दिस रूम कंसिस्ट ऑफ मेनी पीपल, ये लोग आते हैं कम हो गया, नहीं, क्या बोलोगे आप, बना हुआ है, ये रूम बना हुआ है, उस टाइप से, उस टाइप का सेंस लगा के बनाना है कि दिस रूम कंसिस्ट ऑफ मेनी पीपल, बहुत सारे, कम ऑफ नहीं बोलोगे, कंसिस्ट ऑफ मेनी पीपल। और कंसिस्ट जैसे इस कमरे में कितने लोग आते हैं, अगर मान लो इसी को मैंने क्वेश्चन में बोला, इस कमरे में कितने लोग आ जाते हैं, कितने लोग आते हैं, तो कैसे बोलोगे, हाउ मेनी पीपल डज दिस रूम कंसिस्ट ऑफ, ये डज कैसे लग गया, अभी बता दूंगा ना, डू डज का यूज बता दूंगा मैं, अभी आप बस कंसेप्ट सीखो, आप एडवांस चीजें सीखो, ध्यान से रट लेना, अच्छे से रट लेना, लेकिन अच्छे से रटना है भाई, ठीक है। आगे मैंने आपको ये बता दिया, पॉजेस, बिलोंग टू, पॉजेस और ओन, ये सब बता दिया, अधिकार को शो करता है। और क्या होता है, हैव का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, हैव का तो पूरा टेंस ही पढ़ा डाला है, फिर भी आप, मेरे दो भाई है, मैंने क्या बोला, मेरे दो भाई है, अब ये है क्या, हैज हैव का, अब समझो, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मेरे दो भाई है, माय ब्रदर टू ब्रो, ऐसा नहीं बोल सकते, टूटी फूटी अंग्रेजी नहीं बनाना, देख लो कैसे, मेरे पास दो भाई है मतलब मेरे दो भाई है मतलब मेरे पास दो भाई है, यही तो सेंस कर सकता हूँ, मेरे पास दो भाई है, तीन बहन ऐसे बोलते हैं ना, तो सेंस करो, मेरे पास दो भाई है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, आई हैव टू ब्रदर, मेरे को, मैं, ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव मतलब ये सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे आई आएगा ना कि माय आएगा, एम वाई ना आके आई आएगा बस सिर्फ आगे, तो आई हैव टू ब्रदर, यहाँ पे हैव, आप बोलोगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की तरह काम कर रही है, हर जगह हेल्पिंग वर्ब की जगह वर्ब की तरह भी काम करते हुए मैं आपको बता चुका हूं, तो बस इतना देखो, आई हैव ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, आई हैव टू ब्रदर, मेरे को बोलना है मेरे दो भाई है, तो आई हैव टू ब्रदर, हिंदी में कैसे सेंस करो, मेरे पास दो भाई है, तो आई हैव टू ब्रदर्स ऐसे बोलना है, ठीक है। आई इसलिए लगाया, माई इसलिए नहीं लगाया कि माई हो जाता है और कोई सा केस, अभी यहाँ क्या है, सब्जेक्टिव केस है आई, ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब सीधा सब्जेक्ट है, कहने का मतलब सब्जेक्ट है ये, इसलिए आई लगाया है, ठीक है।
अब रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब बहुत होता है जैसे सेम टू सेम, लेकिन रिजेंबल को रियल वर्ड में जैसे पर्यायवाची समझते हो, सिनोनिम, सिनोनिम होता है एक वर्ड के बहुत सारे वर्ड, उसी तरह ये भी होता है मिलना, रिजेंबल। लेकिन रियलिटी में वो हर एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है। तो रिजेंबल का मतलब होता है फेस टू फेस मिलना। ये वर्ड आया ही इस तरीके से है कि जैसे शक्ल नहीं मिल रही तो उस टाइम बोला जाता है। तो जैसे तुम अपने पापा से मिलते हो, तुम अपने पापा से मिलते हो यानी मिलजुल रख रहे हो। या फिर इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला तुम अपने पापा की तरह हो, यहां से सेंस निकालो ना कि तुम अपने पापा से मिलते हो, ये कहना चाह रहा हो। ताते थी आ गया या नहीं आ रहा है, लेकिन हिडन है, छुपा हुआ है, तो उसी को तो ढूंढना है। यही तो काम है हमारा। और क्या, हम नहीं तो अगर यही काम नहीं होता, साइंस का काम ना हो, फिर तो सारे कंप्यूटर को ही बिठा दिया जाए, वो खुद ही काम कर लेगा। क्योंकि एक सेट ऑफ रूल सब कुछ तो कंप्यूटर के दिमाग में फिट होता है, मेमोरी में होता है। हमें क्या सेंस करना, वही तो पैसा है। तो सीखते हैं तुम अपने पापा की तरह हो बोलना है। तो इसका मतलब क्या है, तुम अपने पापा की तरह हो, तुम अपने पापा से मेल खाते हो, मिलते हो, समझ रहे हो। तो इसे ताते थी आ गया ना, अब बनाओ ना इंग्लिश, अब मजा आएगा बनाने में। क्या, यू रिजेंबल योर फादर, यू रिजेंबल योर फादर, अपने पापा की तरह दिखते हो, अपने पापा की तरह मिलते हो, यू रिजेंबल। तो समझ रहे हो ये सारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे सीम्स का मतलब देखो, रेड से मैंने इसलिए कर दिया है कि मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने सोचा कि एक ही बार में कवर करवा दूं, लेकिन जगह नहीं थी तो मैंने सोचा आपको ऐसे वर्बली मुंह से ही बता दूंगा। सीम्स का मतलब होता है दिखना। जैसे मैंने बोला ऐसा लग रहा है जैसे बारिश बारिश होने वाली है, तो मैंने क्या बोला, आज बारिश होगी। ऐसा लग रहा है जैसे आज बारिश होगी, तो ऐसा लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये नहीं कि यानी इट सीमिंग, इट इज सीमिंग, ऐसे नहीं बोलेंगे, इट सीम्स बोलेंगे। सीम्स, सीम्स देख लो ना कैसे लिखना है, इट सीम्स, एस लगाना सिखा दूंगा अभी मैं। सीम आ रहा है, देख रहे हो ना, कि मैं ऐसे कर रहा हूं, सीमिंग। बोलोगे सर आप मेरे को ऐसे ही पढ़ा दो ना पहले, फिर अच्छे से क्लियर होगा। अरे बच्चों, ये सीरीज उन बच्चों के लिए चल रही है जो ओवरऑल सब कुछ सीखे हुए हैं फिर भी इंग्लिश नहीं आ रही। तो आप इसी तरह मेरे तरीके से सीखो, आपको डेफिनेटली आ जाएगी। तो इट सीम्स बोलूंगा ना कि सीमिंग बोलूंगा, ठीक है। सीम्स का यूज समझ में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। जैसे इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट इट मे रेन टुडे। अब मैं बोलूंगा ये इतनी इंग्लिश को झाड़ रहे हो, झाड़ना नहीं, आप सिंपल से याद कर लो। मैंने बोला ना बार बार आते, इट मे रेन्स टुडे, या फिर इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, ठीक है। ये बरसात होने जा रही है, ऐसा लग रहा है रही है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे देखो इससे सेंस क्या है, एक और रूल होता है जो छोटा सा है कि जब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस और फिर कॉन्टिन्यूअस आएगा, ऐसे कोई वर्ड मिले जिसमें कॉन्टिन्यूअस इधर भी है इधर भी है, तो उनमें से एक प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा। प्रेजेंट सिंपल अपने आप एक बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली, नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है, लग रहा है, हो रही है, इस सारा क्या है, रहा रही, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस था। तो जब दोनों कॉन्टिन्यूअस हो तो आगे वाली जो चीज होती है वो प्रेजेंट सिंपल बन जाती है। बोलो सर अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, ये रूल्स है, तो मैंने सोचा ये आपको बता ही दिया जाए, ठीक है। क्या देता हूँ भाई, ले भाई मिट गया, जैसे मिट गया होगा यो। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। मेरे को अभी तक आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने जितना सिखा सकता था यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखा दिया। अब आप देखो बनता कैसे है। अभी आपने ये, अगर आपको नहीं समझ में आया बैक करके थोड़ा सा ध्यान से सुनो, आपको आ जाएगा। लीड लगा के सुन लिया करो, अगर नहीं आ रहा कोशिश करता हूं कि अपनी वॉइस क्लियर रखूं, बाकी आप लोग समझदार हो, इसीलिए मूव फॉरवर्ड, मूव ऑन करते हैं इस पे। अब सीखते हैं बनता कैसे। अभी तक एडवांस सीख ली, ध्यान से देख लो, रट लो, समझ लो, अच्छे अच्छे से। कंपटीशन में जाना है आपको, कॉम्पिटिट करना है, यानी लड़ना है। बच्चों को 10,000 बच्चों में से एक बच्चा निकले तो वो आप होनी चाहिए, इसलिए आपको ये सीखना ही पड़ेगा। इतना सा सीखने से अगर काम चल जाता तो 10 के 10,000 बच्चे सिलेक्ट हो जाते, होता नहीं है ना। पर और इतना भी नहीं आता आधों को तो अपने दिमाग से अगर बोल रहे 10 लाख बच्चे बैठेंगे तो अपने दिमाग से इतना तो निकाल दो कि आधों को यही नहीं आता तो ये यहाँ कहाँ जाएंगे। तो 5 लाख की ऐसी छटाई हो गई, छटाई में से 1-1.5 लाख होता है, जितना ये आता है तो वो भी अधूरा आता है, आधा अधूरा, उनका भी कुछ काम नहीं।
उनमें भी छटाई कर दो। तो मैक्सिमम होते ही इतने बच्चे कि अगर ढंग से पढ़ लिया तो आराम से सिलेक्शन हो ही जाता है। तो वापस आ जाते हैं। मैं सिलेक्शन के लिए बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि यार पढ़ ही उसी रहे हैं, तो फोकस अपने गोल पे हमेशा रखो। जब आपको याद होता है ना कि गोल जब क्लियर होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है, डायरेक्शन क्लियर तो डिस्ट्रैक्शन कम होती है। डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कोई कुछ चला लेता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका गोल क्लियर नहीं है। हमेशा गोल क्लियर रखो, अपने आप चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा माइंड। इसलिए बार बार याद कराता था तो कि सिलेक्शन करवाना है आपको अपना। अच्छा, अब पढ़ते प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ रूल्स। मैंने आपको बोला कमेंट में बता देना है कि प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस क्यों कहा जाता है। एक हिंट दिया था कि डेफिनेट से आया है इंडेफिनिट। डेफिनेट मतलब और डेफिनेट मतलब एकदम पक्का परफेक्ट, लेकिन इनडेफिनेट डेफिनेट नहीं है कुछ भी। तो ऐसा कुछ है तो मेरे को बताना क्या है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, समझदार के लिए इशारा काफी। पहला रूल पढ़ते हैं। पहला रूल मतलब अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस। बहुत ध्यान से सीख लो यार, यही एक रूल है जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, पढ़ लो। क्या है पहला रूल? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बोलोगे सर आपने गलत बोल दिया, एस और ईएस तो बोला ही नहीं। क्यों बोलूं मैं, अभी आप समझना। पहले नॉर्मल क्या है, अगर आपको बनाना है तो क्या बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो मैं बोल रहा हूं उसे सुन लो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, तो मैंने क्या बोला, आई गो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट था ही नहीं। क्या खाता हूं, मैं जाता हूं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। ये ले भाई, एक मिनट डस्टर देख लो मिटाने के लिए, ये रहा। तो आई गो टू स्कूल। जैसे मैंने बोला कि वे खेलते हैं, दे प्ले। दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलते तो फुटबॉल बोल दो, फुटबॉल। ठीक है, वो फुटबॉल खेलते तो दे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एस तो है ही नहीं, लेकिन है, फंडा है, देखो सीखो। अभी तक मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप मेरे साथ 2 बार बोल ही लो, मेरे साथ कृपया करके बोल लो, मेरे लिए बोल लो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन देखो मैंने आपने पर्सन बार भी पढ़ाया था, फिर पढ़ा देता हूं। पर्सन क्या होता है, मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो आप सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो, जैसे राम अच्छा लड़का नहीं है यार, वो लोग अच्छे से खेल नहीं पाते, उन सब के बारे में बात हो रही है ना, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, मैं या हम ये फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो सेकंड पर्सन, उनके बारे में बात हो रही है थर्ड पर्सन। सिंपल सा है। तो याद रखना, जब भी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी तातेती वाले टेंस में, अभी आप बोलोगे फिर आपने सर तातेती बोल दिया, बोलूंगा अब मैं, आप बोलूंगा जो आपको समझाना था समझा दिया। आप देखो तातेती जिसमें लास्ट में आता है, उन सेंटेंस में जब थर्ड पर्सन की बात हो, थर्ड पर्सन मतलब राम के बारे में, श्याम के बारे में, वह के बारे में। सर आप बोल रहे थर्ड पर्सन के बारे में बात हो तो वो गंदा, वो लोग गंदा खेलते हैं, तो वे क्या हो गया, वो तो बहुत सारे हो गए ना, वो भी तो थर्ड पर्सन है। पर्सन, मैंने अभी पूरी बात तो सुनो। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखो याद करो हमेशा, एस कहाँ आएगा, अभी तो सिंपल था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इधर देखो, इधर मेरी शक्ल मत देखो, कुछ नहीं है, चांद तारे नहीं लगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एस लगेगा कहां पे, इसीलिए तो रेड में मार्क किया कि ध्यान से सीख लो। एस कब यूज होगा, ओनली विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन तो हो जिनके बारे में बात हो रही हो, लेकिन वो अकेला हो, सिंगुलर अकेला एक वचन में हो, ये नहीं बहुत सारे हो तो नहीं लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो लगेगा एस। यूज ऑफ दिस पार्ट 5। मैंने एस को कैसे यूज करते हैं वो पार्ट 5 में बता चुका हूं। अभी बस इतना सीखो, एस लगता कहां है, कहां लगता है, एस में से कौन सा लगाना है, एस यूज करूं या ईएस यूज करूं, जैसे क्लास लिखा हुआ है, एस यूज करूं या ईएस यूज करूं, ये मैं आपको पार्ट 5 में सिखा चुका हूं, एस या ईएस में क्या यूज करना है। फिर भी अभी देख लो, अभी इतना सीखो कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन यानी औरों के बारे में बात हो रही हो, लेकिन वो अकेला हो, सिंगुलर हो, तो उस केस में हम एस या ईएस लगाते हैं। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस या ईएस लगाते हैं। भाई दिमाग में घोट के पी जाओ इसे कि एस या ईएस, इस रूल तो बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ईएस तब लगाते हैं किसके साथ, वर्ब के साथ लगाना है, ये नहीं कि अकेले एस या ईएस। जैसे मान लो प्ले, ही गोज,
तो नहीं, ही गो लिखा है तो गो से लगाना है, ईएस लगाना है, सर लगा दिया, गो भी लगा दिया, ही भी लगा दिया, ईएस भी लगा दिया। प्लस का मतलब ये नहीं दूर दूर, पास में, थोड़ा सा अफेक्शन दे दो, समझे बात को, पास करके लगाना है। मिटा देता हूं, सीखो। मैंने बोला एस या एस कहाँ लगेगा, जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही शी इट, ही मतलब वह थर्ड पर्सन है, शी वह लड़की के बारे में, इट वह वो भी क्या है, यह वह, ये सारी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब मैंने क्या बोला, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, और भी आ जाता था राम, श्याम, गीता, मोहन, साम, विपिन, मनोज, विक्रम, सोनू, मनीष, सूरज, कुछ भी, ये क्या है, थर्ड पर्सन है सारे। तो कहने का मतलब क्या है सीधा सीधा कि एस या एस कहाँ लगेगा, जहां पे थर्ड पर्सन हो, और उनमें से एस या एस मतलब दोनों में से एक ही तो लगना है। तो कौन सा लगना है, ये पार्ट 5 में मैंने आपको बता दिया, लिख इसी दे दिया कि आप जाके वहां देख सकते हो। रियल इंग्लिश A to Z पार्ट 5 में मैंने आपको बता रखा है, फिर भी आप थोड़ा सा सीख लो, याद रखना। वहां पे मैंने नाउन का जिक्र किया है, यहाँ भी किया है, बहुत कम वर्ब को लेके किया है। बस अभी सेंस सीखो कहाँ पे लगना है। देखो मैंने आपको बोला कि देखो यार ये दो चीज है, इसका यूज कहाँ होना है, इसका यूज कहाँ होना है, समझो बात को, इसका ये इसका यूज कहाँ होना है, इसका यूज कहाँ होना है। तो मैं क्या करूंगा, आपको मैं दोनों तीनों के बता दूं यूजेस, तो आप कंफ्यूज आ जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसका कहाँ होना था, इसका कहाँ होना था। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सिंगल का बता देता हूँ। जैसे दो के बारे में बात हो रही है ना, ऐसी आई एस मान लो, ऐसे आई एस है, उसी टाइप से मान लो सिंगल है, तो मैं एक के बारे में बता देता हूँ। तो अगर इसका यूज पता चल गया, तो जहां पर इसका यूज नहीं हो रहा होगा, जहां पे इसका यूज नहीं हो रहा होगा, वहां पे इसका यूज होगा। ठीक है, तो वापस हमने पॉइंट बातें, कहने का मतलब कि कैसे यूज होगा, अब सीख लो। जैसे मैंने बोला एस या ई एस। अच्छा यार मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरी वीडियो चल भी रही है या नहीं, क्योंकि कल भी ऐसी गड़बड़ हो गई थी, चल रही है, बस इतना ही सही देखना था। आते हमने पॉइंट पे, बहुत अच्छा है यार, कल मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन यही चीज बनाते बनाते गड़बड़ हो गई थी, तो दोबारा बनाना पड़ रहा है। देखो सब्जेक्ट एस या ई एस में मैं क्या करता हूँ, एस या ई एस का यूज में ई एस का यूज बता दे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर ये बता दूंगा तो जहां पे इसका यूज नहीं आ रहा होगा, वहां पे इसका आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ई एस का यूज जान लो कहां पे होता है। जैसे जहां के जिस वर्ड के पीछे ओ लगा हो, जिस वर्ड के पीछे ओ लगा हो, एस एच लगा हो, एस एस लगा हो, जेड लगा हो, सी एच लगा हो, एक्स लगा हो, जिस वर्ब के पीछे, किसी क्रिया के पीछे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी है, इसी के तो पीछे एस या एस लगाना है। तो ये नहीं वर्ड के पीछे हो तो भी लगा दो, वर्ड नहीं वर्ब, किसी शब्द के पीछे नहीं लगाना। अगर क्रिया चल रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर का केस चल रहा है, तब जाके एस या एस लगाएंगे। उनमें से क्या लगाना है, ई एस कब लगाना है ये देख लो बस। ओ एस एच एस एस जेड सी एच एक्स ये होगा, तो अपने आप बिना सोचे क्या कर देना, आपको ई एस लगा देना। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यही लिख दिया है, जैसे हीरो बोलना है, तो हीरो को बहुत सारा बोलना है, तो क्या कहें हीरोज, ओ लगा था तो ई एस लगा दिया। टमाटो है तो टमाटो का ओ लगाया तो सी एच लगा दिया, ये क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया। फिर मैंने ओ लगा था ना, देखो ओ के साथ क्या आएगा, जैसे मैंने बोला गो, ही आई गो, तो मेरे को ई एस लगाना है या एस लगाना है, तो यहाँ देखो क्या है, ओ लगा हुआ है, तो ई एस लगा दो, उठा के लगा दो, ई एस गोज बन गया। यही तो करना है, ओ लगा हुआ है ना, तो वही चीज मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सीख लो। आगे एस एस, जैसे एस एच दे रखा है तो विश, तो एस एच दे रखा है, एस एच में भी ई एस, एस एच दे रखा है तो ई एस लगा दो। जैसे एस का बोल दिया, मैं डीपली नहीं पढ़ा रहा, तो आप बस देख लो, आपका काम चल जाएगा बस। एस एच जैसे लगाना है तो क्लास लिखूंगा तो डबल एस है, तो अगर मेरे को इसका बनाना है वर्ब के साथ लगाना, अगर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, मान लो ना, वैसे तो नाउन है लेकिन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो ई एस लगा देंगे। जैसे जेड सी एच जैसे स्पीच है, तो ये मान लो अभी तो नाउन है, लेकिन अगर वर्ब की तरह यूज करना हो तो सी एच लगाना, तो ई एस और लगा दो। ऐसी एक्स बोला, जैसे बॉक्स लिखा हुआ है तो एक्स लिखा है ना, तो एक्स के आगे ई एस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अगर लगाना हो तो ई एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। एस नहीं लगाएंगे मतलब जैसे बॉक्स लिखा हुआ है, तो बॉक्स में आप ये नहीं करोगे बॉक्स एस लगा दिया सर हमने, तो नहीं ना, ये रूल है कि एक्स लगा है तो ई एस लगेगा। ठीक है, तो बस छोटा सा रूल है, ज्यादा बड़ा रूल नहीं है। आई होप आपको याद रहा होगा क्या सीखा हमने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस बनाने हो, उसमें हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट में एक रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
इसी को फॉलो करना है। जहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात आ जाए, जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात आ जाए, तब जाके एस और ईएस में से एक का यूज करना है वर्ब के साथ। अब एस या ईएस में कौन सा यूज करना है, तो ईएस की यूज मैंने बता दिया, बाकी जो बच गए उसके साथ एस लग जाएगा। जैसे मैंने बोला प्ले, मैं खेलता हूं, जैसे वह खेलता है, ही प्ले, तो ही क्या है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन प्ले बोल दिया मैंने तो प्ले क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एस या ईएस लगेगा, तो ये वर्ब है, तो वर्ब के साथ एस और ईएस में क्या लगाऊं, तो वाई, वाई मैंने आपको बताया है, नहीं बताया भाई, इनमें से वाई तो दिखाई नहीं दे रहा, तो बिना सोचे एस लगा दो, प्लेज, ही प्लेज। ठीक है, ये नहीं बोलोगे प्लेज में ईएस लगा के बना दिया, वो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको पहला रूल क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा रूल सीखते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देखो, आप बोलोगे सर आप गलत कर रहे हो, हिंदी नहीं लिख रहे। हिंदी इसलिए नहीं लिख रहा था आपके, ताकि आपकी नॉर्मल तो हैबिट पड़ जाए कि इंग्लिश कैसे देखना, इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, जहां नहीं आएगा वहां तो मैं हुई, आई गो, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, सिंपली मैं क्या फर्स्ट पर्सन है ना कि थर्ड पर्सन है, तो ऐसी आई समय लगना नहीं, तो मैं को इंग्लिश में आई बोलते, जाने को बोलते गो, तो जाता हूं, आई गो, आई गो। ठीक है, इसे रट लो बार बार, आई गो, ही गोज, ही गोज, गोज ईएस लगाना है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला वह जाता है, तो वह क्या, मैं भी नहीं हूं, तुम भी नहीं हो, वह थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन वह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है। तो वही बात है, वह जाता है, वह को ही बोल दो और जाने को गो बोल दो, तो ईएस में क्या लगेगा, ओ है, ओ मैंने आपको बता दिया ईएस लगता है, तो ओ और लगा दो, ही गोज। ठीक है भाई, सिंपल फंडा, ओ सिखाए तुम्हें अंडा वंडा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आई गो, ही गोज, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे। तो देखो यहाँ पे अभी गोज तो ओ आ रहा था, तो ईएस लगा दिया हमने, ईएस लगा दिया क्योंकि ओ आ रहा था, लेकिन ही प्ले, प्ले में वाई आ रहा है, तो वाई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे तो वाई है नहीं, तो एस लगा दो ना, ईएस नहीं लग रहा मतलब एस लग जाएगा, तो एस लगा दिया, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, वो रेगुलर खेलता है। सेकंड बनाते हैं नेगेटिव। अभी तो हमने सिंपल बनाना सीख लिया, अब नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, ये न का नाम में ना करने वाला, तो यहाँ पे एक नया बस डू डज का फंडा है। डू डज में भी कुछ नहीं है, बस वही है, देखो ना, डू है और डू किसके साथ लगेगा, बस कुछ नहीं, मैंने अभी बताया ना, एस या एस किसके साथ लगेगा, तो आपने बोला थर्ड, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या एस लगा दो, तो वही तो काम है। अब एस या एस के इतना फंडा खत्म करके डज लगा दो बस, क्यों, डू के साथ तो ईएस पहले से ही लगा हुआ आ रहा है, डू के साथ तो ईएस पहले से ही लगा हुआ आ रहा है, तो डज लगा दो बस। डज इतना समझना है कि वही है केस, बस थोड़ा सा डिफर कर दिया है, डू की जगह डज दे दिया, और डू कहाँ लग रहा है, बाकी सब जगह डू लग जाएगा। जैसे आई फर्स्ट पर्सन, यू डू, डू यू डू, आई डू, तो वहां पे डू लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ईएस लग जाएगा। बाकी आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, जितना समझाना था मैं हर क्लास में उतना तो समझा ही देता हूं, उससे रिगार्डिंग ज्यादा डीप नहीं, लेकिन इतना कि आपका काम चल जाए। तो डू डज में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, बस ईएस है, देखो रेड इसीलिए कर रखा है कि ईएस तो पहले लगा के दे दिया इस बार, कि बच्चे इतना कंफ्यूज, इतना दिमाग ना खपाना पड़े। ठीक है, तो नेगेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज एक्स्ट्रा लगा दिया बस, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस उसके अलावा कुछ नहीं है, सब वही है। तो जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस, जैसे मैं वहां नहीं जाता हूं, मैं वहां नहीं जाता हूं, मैंने बोला मैं वहां नहीं जाता हूं, तो मैं को इंग्लिश में आई नहीं जाता हूं, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट डू डज में क्या लगेगा, आई के साथ डू लगेगा, तो डू लग गया। अब क्या नॉट लगाना है, नॉट लगा दो बिना सोचे समझे, आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं जाना, जाने हो गया तो गो, तो फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, एस या एस दे नहीं रखा तो उसका फंडा ही नहीं है। अब ऑब्जेक्ट बता, मैं वहां नहीं जाता, वहां को देयर, क्या बना, आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता। अब देखो एक चीज आप बोलते हो, डोंट एंग्री मी, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप सुनते होगे, तो इसे बना दो ना, आई डोंट गो देयर, डू नॉट को डोंट बोल देते हैं शॉर्ट में, क्या डोंट। ठीक है भाई, डू नॉट को डोंट बोल देते हैं, आई डू नॉट गो देयर ऐसे नहीं बोलते, अंग्रेज ऐसे बोलते हैं, आई डोंट गो देयर, यानी मैं वहां नहीं जाता। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आई डू नॉट गो देयर को आई डोंट गो देयर बोल सकते हो। जैसे वह स्कूल नहीं जाता, मैंने क्या बोला, वह स्कूल नहीं जाता, तो क्या बोला, वह को ही बोल दूंगा, ही स्कूल नहीं जाता,
तो पहले सब वह को ही क्यों बोल दिया मैंने सर, फिर आपको कंफ्यूजन, सर आपने ये क्यों नहीं बोला, स्कूल को पहले लगाते आप, सब्जेक्ट बोला ना यार कि पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट क्या है वह, ठीक है, जो आगे तो वही सब्जेक्ट होता है जाता केसेस में, तो वह स्कूल नहीं जाता, तो डू डज में क्या आएगा ही क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैंने बोला ईएस लग रहा था ऊपर, तो यहाँ पे डज लग जाएगा सीधा, ही डज, ठीक है। आगे का बोला नॉट लगाना है, नॉट लगा लो, ही डज नॉट, ठीक है। आगे क्या बोला मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या जाने को, जाने को इंग्लिश में तो गो, गो के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या देते हैं स्कूल, टू द स्कूल, ये प्रेपोजिशन आपको सिखा दूंगा आगे, टू द स्कूल, बाकी आपको इसको याद करते पढ़ते पढ़ते अपने आप आ जाएगा। ही डजंट गो टू द स्कूल, ही डू नॉट, ही डज नॉट गो टू द स्कूल, ये बोला जाएगा। लेकिन अगर ऐसे बोलोगे ही डजंट गो टू द स्कूल, इसको डजंट बोल देते हैं, क्या डज आंट, नॉट को आंट बोल के आगे बढ़ा देते हैं, ही डजंट गो टू द स्कूल, तो वही चीज लेकर रखी है मैंने, ही डज नॉट गो टू द स्कूल, तो डू डज नॉट को डजंट बोल देते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ होगा, ये अपना बोर्ड समझाने का, तो भैया सुनो आगे हम सीखते हैं। अब थर्ड, अभी तो हमने सिंपल कर लिया था, नेगेटिव कर लिया, अब हम पढ़ते हैं तीसरा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जहां पे हाँ ना पूछा जा रहा हो, सवाल पूछा जा रहा हो, जैसे, और जैसे एग्जांपल तो हम बता देंगे, अभी पहले रूल सीखो, डू या डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बोलोगे सर बार बार कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन नहीं है भाई, ये डू डज है ना, नॉट तो एक भूल जाओ अभी, ठीक है, और डज, डू डज को आगे कर दो, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, देखो वही तो बन के तैयार हो गया, सब्जेक्ट पीछे आ गया, डू डज आगे आ गया है, नॉट है गायब हो गया, बस वही तो है। थोड़ा सा देख लो, ये फंडा मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, बार बार कंपैरिजन करके इसीलिए बताया था ताकि आपको समझ में आए सेट ऑफ रूल्स बनते कैसे हैं, ठीक है। तो डू डज में से सब्जेक्ट प्लस, जैसे मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यार तुम्हें पता है ना मैं क्रिकेट नहीं खेलता, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये बोलना हो तो कैसे इंग्लिश बोलोगे, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो हाँ या ना में जवाब आना है, क्या हाँ खेलते हो, हाँ ना बोल सकते हो ना, तो वहां पे क्या है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इंग्लिश में कैसे बोलूंगा मैं इसे, तो पहले सब्जेक्ट में डू डज लगाना है, डू डज में सर, फिर कंफ्यूजन, सर अब मैं क्या लगा दूं डू डज में, पता नहीं क्या सोचना इतना। जब भी आपको किसी चीज में क्या लगाना है देखना हो, तो टेंस के मामले में हमेशा सब्जेक्ट होते हो, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं आई होता है, तो आई के साथ क्या लगता है डू या डज, तो सिंपल सी बात है डू लगता है, फर्स्ट पर्सन है तो डू लगा दो, तो डू डज के बाद सब्जेक्ट लगाना, डू डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई लगा दे, डू आई, आगे सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ ये बोलना चाह रहा था ना मैं, तो खेलने को प्ले बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, ये बोल सकते हैं, समझ गए कैसे बनाई, बनाना सिखा रहा हूँ कि फॉर्मेशन की बन कैसा है। अच्छा आगे देखते हैं हम, वैसे एक और बना ले, जैसे डज राम गो टू द स्कूल, गो टू द दिल्ली, क्या वह दिल्ली गया हुआ है, क्या राम दिल्ली जाता है, क्या राम, जैसे मैंने बोला यार राम ना ये मान ले अगले राज्य तक जाता है, बहुत दूर जाता है काम करने, तो मान लो आपके पास में पड़ रहा है दिल्ली, अब लोग क्या राम दिल्ली जाता है, तो भाई डज राम गो टू द दिल्ली, डज इसलिए लगाया क्योंकि राम क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ डज लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट मतलब जो बचा हुआ है, प्रेडिकेट जिसे कह सकते हैं। अब फोर्थ रूल पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा इंटेरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क का, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन मार्क, तो कोई पूछे तो जैसे नाम है, जैसे तुम नहीं खाते हो, तुम नहीं जाते हो, इस टाइप का हम हर टाइप के कवर करेंगे ताकि हम बना सके, अल्टीमेटली इंग्लिश तो बनाने के लिए हम सीख रहे हैं, तो सीखते हैं क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, अब रूल पढ़ने की जगह ध्यान से आप ऊपर वाला देख लो ना, ऊपर वाला है सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लग जाएगा, इसके बाद नॉट लग जाएगा, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया ना, बाकी सब तो सेम है, बिल्कुल सेम है, बस नॉट का ऐड कर दिया क्योंकि इंटेरोगेशन ऑफ नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव का इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी ऐसा सवाल भी पूछना है और नाम में पूछना है, जैसे मैंने बोला डज राधा नॉट ईट फूड, क्या राधा खाना नहीं खाती, जैसे बोला राधा खाना खाओगी, तो सामने वाले ने बोला नहीं, क्या राधा खाना नहीं खाती, ठीक है, तो उसी को इंग्लिश में राधा, डज राधा नॉट ईट फूड, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर थी इसलिए डज लगा डू लगने के बजाय,
और नॉट ईट फूड, वही बात क्या, नॉट भी लग गया, देखो डू डज में नॉट डज लग गया, सब्जेक्ट राधा हो गई, नॉट लगाना था नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने को ईट बोलते ईट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है खाना, तो खाने को फूड बोल देते हैं। तो डज राधा नॉट ईट फूड। तो देखो एक चीज और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, क्या इंटरेस्टिंग है कि हमें शॉर्ट बोलने के लिए, शब्दों को छोटा करने के लिए हम कभी कभी छलांग मार देते हैं। क्या छलांग मारते हैं, यहाँ डज है और यहाँ पे नॉट है, तो हम ये नहीं बोलेंगे डज राधा नॉट, इसे बोलेंगे डजंट राधा ईट फूड, डजंट राधा ईट फूड, ऐसे बोलेंगे। तो डजंट राधा ईट फूड, ठीक है, देख रहे हो, हम बीच को गायब करके इसको छलांग मरवा के आगे ले आके दोनों को जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, तो डजंट राधा ईट फूड, ठीक है। वैसे ही मैंने बोला डू वी नॉट हेल्प योर टीम, क्या हम आपकी टीम की सहायता नहीं करते, हम जब सहायता मांगने गए तो यार हम क्यों करें, तो क्या हम आपकी टीम की सहायता नहीं करते, ये बोलना हो इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे, डू वी नॉट, वी क्या है फर्स्ट पर्सन है, सिंगल प्लूरल है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल भी है फर्स्ट पर्सन भी है, तो यहाँ पे डू लगेगा, डज ना लगे, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर भी चाहिए तो प्लूरल है, थर्ड पर्सन भी नहीं है फर्स्ट पर्सन है, तो उसके साथ डू लग गया। तो डू वी नॉट लगाना, नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, हेल्प, हेल्प करना, सहायता करना, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है योर टीम, आपकी टीम की, तो डू वी नॉट हेल्प योर टीम, तो यहाँ भी एक छलांग मार देते हैं, कौन सा, अब आप खुद ही बता दो सर, ये वी की जगह नॉट और डज डू को मिलाना है, तो इन दोनों को मिला देते हैं, डू और नॉट को, तो क्या बोलेंगे डोंट वी हेल्प योर टीम, डोंट वी हेल्प योर टीम, इस तरीके से बोला जाएगा। अब उसके बाद पांचवा रूल पढ़ते हैं WH फैमिली का। जैसे अभी तक मैंने बोला क्या आप खाते हो, तो आप हाँ ना में जवाब दे देते हो, जैसे ये एप्पल है, यार मैं एप्पल खा रहा हूँ, क्या आप खाते हो, तो आप बोलोगे हाँ या ना, काम चल गया है ना। आप एप्पल क्यों नहीं खाते हो, तो अब आप बोलते हाँ ना, तो बोलो पागल है क्या, कुछ रीजन बताना है, रीजन, तो जब WH फैमिली आती है तो रीजन लेकर आती है, रीजन क्या क्यों कैसे, ये सब WH है। तो देखो WH में मैंने रेड से कर दिया और वाई इसलिए लगा दिया क्योंकि मोस्ट कॉमन यही होता है। तो WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। बोलो सर अब ये रूल कैसे बनाओ, ऊपर तो आपने नोट बना के सिखा दिया था, बिल्कुल सेम है, थर्ड वालों को देखो वही तो कॉपी पेस्ट हो रखा है, सारा थर्ड वाला ही तो है, ये थर्ड का ही तो है, ध्यान से देखो, ये इतना और ये थर्ड वाला देखो सेम तो है, आगे WH फैमिली लगा दिया, बस वही खेल है। जैसे आप टीवी क्यों देखते हो, आप टीवी क्यों देखते हो, तो WH क्यों को बोलते हैं वाई, तो वाई लगा दिया, डूडज में क्या लगेगा, तो वाई के साथ, सर अभी तो आपने बोला देखना है डूडज, वाई के साथ क्या लगेगा, डू या डज, क्यों देख रहे हो ना, सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट क्या है यू, आप, तो आपके सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो व्हाई डू यू वॉच टीवी, वॉच टीवी मतलब देखना, वॉच मतलब टीवी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई वॉच, मैंने वॉच्ड नहीं लिखा, वॉच लिखा है बस, ईडी नहीं लगाया क्योंकि सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट क्या टीवी। उसी तरह और भी सेंटेंस देख लो, व्हाट डज ही थिंक, तो व्हाट डज में देखो WH आ गया पहले, व्हाट WH फैमिली तो है, अब उसके बाद डू और डज में क्या लगा, तो उसके बारे में बात हो रही है, वह क्या सोचता है, तो वह क्या है ही मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है चाहे डज लगेगा, ये नहीं ही लिख दोगे और चल दोगे आगे, ऐसे नहीं कि व्हाट ही डज, व्हाट डज रूल के हिसाब से डालो ना, व्हाट डज सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या ही, तो ही लगा दो, अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, देखना, देखने को वॉच बोलते हैं, कई बच्चे क्या है वॉच्ड कर देते हैं, एग्जाम में लिखा आता है और करेक्ट करना होता है तो वॉच्ड नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आप जेपीएच खोलोगे कुछ भी खोलोगे तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, जैसे जैसे बहुत सारे होते हैं यार, कुछ भी ले लो, जैसे खरीदने का बाय बाउट बाउट, ऐसी नहाने का बाथ बाथ बाथ, ऐसी खेलने का प्ले प्लेड प्लेड, तो ये सारे क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये याद करने वाली बात होती है। व्हाट डज ही वॉच्ड, क्या ऑब्जेक्ट है टीवी, हो गया ना वही काम। कहा था व्हाट डज ही थिंक, वह क्या सोचता है, क्या टीवी, वह क्या देखता है टीवी, ठीक है, तो व्हाट डज ही थिंक, वह क्या सोचता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचता है, तो उसी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट डज ही थिंक, आई डोंट केयर, ठीक है। अब रूल सीखते हैं, अभी देखो हमने सीख लिया कि तीसरे का देख के नकल मार के हमने WH फैमिली बना ली, अब चौथे का नकल मार के ये बना लो, बस कुछ नहीं है ना, जैसे चौथे ने तीसरे का मारा था तो उसी तरह तुम मार लो, चौथे को बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया, देखो ध्यान से, इतना देखो और ये चौथा देखो बिल्कुल सेम तो है, WH आगे लगा दिया बस। अब इसके कुछ सेंटेंसेस है जो अच्छे लगे मेरे को बहुत,
तो इसलिए मैंने हिंदी भी लिख दिया साथ में ताकि आपको याद आए। जैसे आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ये कर लो, ऐसा बोला जाता है ना। तो इंग्लिश में आप ऐसा क्यों नहीं करते, वाई, WH में वाई लगा दिया, डू डज में क्या लगेगा, तो आप, यू क्या है, सेकंड पर्सन है तो इसके साथ डू लगेगा, तो वाई डू। अब सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, यू है तो यू लगा दो, नॉट लगा था नॉट लगा दो। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, करना, डू, और ऑब्जेक्ट क्या है, दिस, ये है। तो मैंने क्या बोला बनाने के लिए, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, वाई डू यू नॉट डू दिस, आप ऐसा क्यों नहीं करते। और देखो यहाँ भी छलांग मार दो, डू और नॉट लेगा तो डोंट बोल दो, वाई डोंट यू डू दिस, वाई डोंट यू डू दिस, इस तरीके से बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आप ऐसे क्यों नहीं खाते हो, आप ऐसे क्यों नहीं खाते हो, आप इस तरीके से खाने से बढ़िया आप ऐसे खाओ ना, आप ऐसे क्यों नहीं खाते हो। इस तरीके का अगर कुछ बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, सबसे पहले क्यों को बोलते हैं, WH आ रहा तो वाई लगा दिया। अब WH में डू डज लगाना है तो डू डज क्या, आपके बारे में बात हो रही है, सेकंड पर्सन के साथ क्या लगता है, डू, तो डू लगा दिया, वाई डू यू। अब नॉट लगाना तो नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ईट, खाने को ईट बोलते हैं तो वो भी लगा दिया मैंने। अब ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, इस तरीके से, इस तरह, तो लाइक दिस। तो देखो यहाँ भी क्या करते हैं, डू और नॉट को एक साथ बोलते हैं, डोंट बोल सकते हैं। तो बस वही है, व्हाई डोंट यू ईट लाइक दिस, व्हाई डोंट यू ईट लाइक दिस, इस तरीके से ही बोला जाता है। हम ये नहीं बोलेंगे व्हाई डू यू नॉट ईट लाइक दिस, ये बेकार लगेगा। क्या बोलेंगे, व्हाई डोंट यू लाइक ईट लाइक दिस, ठीक है। अब तीसरा, ऐसी और भी चीज देखो, अभी टीवी वाला होता है तो वही बता देते हैं, व्हाई डू वी नॉट वॉच टीवी, हम टीवी क्यों नहीं देखते हैं। वही बात है ना, WH प्लस डू डज में डू लगा दिया, सब्जेक्ट वी हो गया, नॉट था नॉट लगा दिया, वर्ब के फर्स्ट में वॉच थी वॉच लगा दिया, ऑब्जेक्ट होता है टीवी लगा दिया। व्हाई डू वी नॉट वॉच टीवी, हम टीवी क्यों नहीं देखते हैं। तो ऐसे सेंटेंस, आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक दो बार और देख लो, लेकिन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस में इसके बारे में इसीलिए बताया कि बेस बन जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। इजी आपको करना पड़ेगा रेगुलर बेस पे, थोड़ा थोड़ा देख लो, उसके बाद आपको अपने आप आदत पड़ जाएगी। तो क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। नमस्कार।